एक अफवाह फैलती है, फिर हिंसा और आगजनी में कई घर उजड़ जाते हैं, जिंदगी तबाह हो जाती है, मौत भी हो जाती है। हालात कुछ ऐसे बन पड़े कि अफवाह भी एक नैरेटिव का ही पार्ट है कि कैसे नैरेटिव चलाया जाता है। पहले उसे प्लान किया जाता है और फिर सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक सिर्फ उसकी ही चर्चा की जाती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं आज कि नागपुर दंगे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज समझेंगे इस नैरेटिव सेटिंग को विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ 13 महीने से शंभू बॉर्डर पर जो जाम लगा था, आंकड़े बता रहे हैं कि किसान आंदोलन से 60% से ज्यादा का व्यापार घट गया है। लेकिन कैसे, इसे भी जानेंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देश के कई हिस्सों में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर मांग उठ रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन हंगामा तब हुआ जब नागपुर में कुछ हिंदू संगठनों ने मिलकर एक औरंगजेब का पुतला फूका। अफवाह फैला दी गई कि दरगाह की चादर जलाई गई और देखते ही देखते पूरा शहर जल उठा। लेकिन क्या ये अफवाह जानबूझकर फैलाई गई? क्या अफवाह फैलाने वालों का प्लान पहले से था? उपद्रव फैलाना है और फिर माहौल को खराब करना है। और अगर ये प्लान नहीं था तो सैकड़ों की संख्या में लोग कैसे इकट्ठे हो गए? अगर आपको याद हो तो पिछले कई महीनों से बांग्लादेश भी ऐसे ही जल रहा है। वहां पर भी हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। हिंसा का सिलसिला जो शुरू हुआ वो भी एक अफवाह की वजह से ही हुआ था। दरअसल बांग्लादेश में भी ऐसी ही अफवाह फैलाई गई थी कि हिंदुओं ने कुरान शरीफ को जला दिया है। सोचिए, जो कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में हुआ आज भारत में हो रहा है। मीडिया में तो खबर यह भी है कि नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में चादर जलाई गई या फिर नहीं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है कि अमोल ठाकरे, जो नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के शहर मंत्री हैं, वो औरंगजेब की कब्र ढहाने की मांग पर किए गए प्रोटेस्ट में शामिल थे। तारीख थी 17 मार्च, जगह नागपुर का महल एरिया। इसी प्रोटेस्ट में मजार पर चढ़ाई जाने वाली चादर जैसा दिख रहा एक हरे रंग का कपड़ा जलाया गया। यानी जिसे चादर बताया गया वो मात्र एक साड़ी का छोटा सा टुकड़ा था। अमोल ठाकरे ये भी बताते हैं कि वो हमारे कार्यकर्ता को सड़क किनारे भी मिला था, उस पर कोई आयत नहीं लिखी थी। ये अफवाह है कि हमने धार्मिक भावना आहत करने वाली चीजें जलाई। सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ कर फोटो और वीडियो अपलोड किए गए। यानी पहले तो हिंसा भड़काने वाला प्लान तैयार किया गया, प्रोटेस्ट को टारगेट किया गया और फिर उसकी क्लिप को एडिट कर दिया और सोशल मीडिया पर फैला दिया गया। दंगे के पीछे का नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, हैरान करने वाला है। क्योंकि आम पब्लिक जो सड़कों पर उतरती है उसे तो मालूम ही नहीं होता कि वो खुद शिकार हो रहे हैं। नागपुर शांतिपूर्ण शहर हमेशा से रहा। कुछ लोगों ने इसे भड़काने की कोशिश की। ये बहुत गंभीर मामला है और जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सबक मिल सके कि ऐसी अफवाहों में लोग न जाएं। बात करते हैं पंजाब की, तो बीते दिनों पंजाब सरकार ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिसे देखकर राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर हैरान हैं। दरअसल पंजाब पुलिस ने धरनाधारी किसानों को जबरन हटा दिया, पीटते पीटते भगाया, दौड़ा दौड़ा कर भगाया। सवाल ये उठने लगा कि क्या पंजाब सरकार यानी मान सरकार अपना वोट बैंक त्यागने के लिए तैयार हो गई है या फिर बात कुछ और है। अब अगर सवाल की तह तक जाएं तो पता चलता है कि बॉर्डर बंद रहने का असर पंजाब की माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री पर बुरा पड़ा है। लुधियाना की वुलन इंडस्ट्री और जालंधर की स्पोर्ट्स मार्केट पर भी पड़ा है। व्यापारियों का तो यहाँ तक कहना है कि किसानों का आंदोलन पहली बार साल 2020 में शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक पंजाब में इंडस्ट्री स्टेबल ही नहीं हो पाई। कई कारोबारी तो पंजाब से सब कुछ समेटकर हरियाणा चले गए या दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। उनका अनुमान है कि पिछले 2-3 वर्षों में हरियाणा का बिजनेस 4 गुना बढ़ गया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब दोनों बॉर्डर खुल गए हैं और पंजाब में फिर से व्यापारिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। लोगों को आस बंधी, उम्मीद बंधी। कुछ आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि किसान आंदोलन से 20,000 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। दावा है कि 60% कारोबार घटा है और कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए। ये आंकड़े सिर्फ पंजाब के हैं, खासकर उन एरियाज के जहां से स्पोर्ट्स का सामान दूसरे राज्यों में जाता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मान सरकार को इतने लंबे समय से ये समझ नहीं आ रहा था कि कुछ धरनाधारियों की वजह से उनके राज्य को इतना बड़ा घाटा हो रहा है, या फिर वो सिर्फ वोट बैंक की ही बात कर रहे थे, वोट बैंक के बारे में ही सोच रहे थे।
पंजाब का आम नागरिक जो सर्विस क्लास छोटे धंधे वाले लोग हैं, जिनका रोज का कमाना है, रोज का खाना है, कई कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर वो अपना बिजनेस कर रहे थे, अपनी नौकरी पर जा रहे थे। और कुछ लोगों ने तो मान सरकार को अल्टीमेटम भी दिया कि वो अपने बिजनेस दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर लेंगे। तब जाकर मानी मान सरकार और फिर ये एक्शन लिया गया। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।